आरिस बहुत देर तक इंतजार करता रहा मगर आयत वापस नहीं लौटी। यहाँ तक कि अब उसका गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने सीधे कदम उसके कमरे की जानिब उठाए। चूंकि रात हो चुकी थी, सालार भैया का मौजू गर्म था, सब अपने अपने कमरों में थे। वो सीधा आयत के रूम में आ गया था जो बिस्तर पर सो रही थी। पिंक ब्लैंकेट के नीचे किसी वजूद का एहसास हो रहा था। आज मौसम अच्छा था, बारिश के इम्कान थे। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। उसने डोर को लॉक कर दिया। अगर जुर्रत की थी तो बाद में आने वाले असरात से तो खुद की हिफाजत करनी चाहिए थी ना। उसने अफसोस से सोचा और डोर लॉक करके उसके बेड के पास आ गया। ब्लैंकेट सर तक ताना हुआ था। नींद में डूबी सांसों का शोर सुनाई दे रहा था। उसने ब्लैंकेट उसके चेहरे पर से उतार दिया तो एक पल को ठिठक कर खुद ही वहीं रुक गया। सफ़ेद नाइट ड्रेस में जिस पर छोटी छोटी ब्राउन कलर की डिज़ाइन बनी थी, वो ज़रा लापरवाही से, उसके वजूद का हुस्न भी वाज़ेह हो रहा था, सो रही थी। चेहरे पर बला की मासूमियत और खूबसूरती झलक रही थी, जबकि उससे झिझकती परेशान सी आंखें बंद थीं। हल्की हल्की सुर्खी में ढले गाल और तकिए पर बिखरे बाल। आरिस दूसरा सांस बहाल नहीं कर पाया था अपना। बेख्तियार वो उसके नज़दीक होता चला गया। पहले उसका हाथ थामा और फिर चेहरे पर अपनी उंगलियों से सतर खींची। मुलायम जिल्द पर उसकी उंगली फिसलती चली गई। वो रात आंखों के सामने घूम गई जब उसने उसकी चीखों का, आंसुओं का, आहों का गला घोंटा था। तब भी उसके अंदाज में बेख्तियारी नहीं थी, जिद थी, जुनून था। बस अपने बाप को नीचा देखने की अकड़ थी। मगर आज कुछ अलग सा हुआ था। उसने उसकी गर्दन की जानिब देखा तो निगाह नीचे फिसलती चली जा रही थी। उसकी गर्दन के इख्तिताम पर एक तिल था। आरिस हक से झुका। अगले ही लम्हे उसने चेहरा उठाकर आयत की जानिब देखा, मगर वो गहरी नींद में थी। आयत ने बेचैनी से पट से आंखें खोल दी। आरिस गोया अब मुतमईन था। हेलो आयत, उसने आंखों को लाजवाब जुम्बिश देकर पूछा। आरिस, आयत को ये अपना गोया ख्वाब लगा। वो मुस्कुराता हुआ उसके नज़दीक कैसे हो सकता था? नज़दीक था तो मुस्कुरा नहीं सकता था, सिर्फ नफरत जता सकता था। नींद से बोझल होती आंखों से पुकार कर उसने अपने हाथ आरिस के गाल पर रखे। आरिस शुशदर सा रह गया। आयत उसकी जानिब देखती रही। मोहब्बत हर नफ़रत, हर जज्बों से बालातर थी। वो कितनी नफ़रत ही उसे कर लेता। उस वक्त उसकी आंखों में मौजूद मोहब्बत से वो जैसे साकित रह गया था। आयत ने निगाह उस पर से नहीं हटाई, जबकि आरिस यूं ही उसके चेहरे पर झुका। वो जो उसे सबक सिखाने आया था, मगर वो खुद नहीं जानता था वो खुद कितना और क्यों ऐसे मदहोश होने लगा। आयत ने पट से आंखें खोल दी जैसे होश की दुनिया में आई हो। उसने अपना चेहरा उससे दूर किया। आरिस का तसलसल बहुत नरमी लिए हुए था, टूट गया। उसने अब आयत की खौफजदा नज़रों को देखा और उससे दूर हटा था। चेहरा संजीदा हो गया, माथे पर कई बल डल गए। आयत जल्दी से उठी। मलगजे अंधेरे में वो उनके कदोकामत के साथ मुंह मोड़े खड़ा था, जबकि अब बाहर बारिश शुरू हो गई थी। आयत ने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया और आरिस की जानिब देखा। क्या कर रहे हैं आप मेरे कमरे में?" वो हिम्मत करते बोली। वो एड़ियों के बल पलटा और उसके बाल झपट लिए। आयत की चीख निकली जिसे उसने अपने दूसरे हाथ से दबा दिया। "तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे मैसेज को इग्नोर करो?" वो फुंकारा था। आरिस, उसने बोलना चाहा, मुंह बंद। "अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो इसी खिड़की से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें।" वो आंखें निकाल कर गुर्राया था। आयत सहमी नज़रों से उसको देखने लगी। आरिस ने उसके मुंह पर से हाथ हटा लिया था। आयत सुर्ख नज़रों और आंसुओं से भीगती आंखों से दरवाजे की जानिब तेज़ी से बढ़ी। "मैं शिकायत लगाऊंगी आपकी ताया अब्बू से। आप मुझे तकलीफ़ देने आते हैं जब भी आते हैं।" वो बुरी तरह रोते बोली। "अच्छा?" आरिस ने उसको दोबारा खुद की तरफ खींचा। बारिश तेज होने लगी। बारिश का शोर उनकी आवाज़ों से कहीं ज़्यादा था। "आरिस, छोड़े मुझे।" आयत को भी आज जैसे ज़िद चढ़ गई थी। वो कब तक उसके हाथों जलील होती, जबकि आरिस को उसकी ज़िद से ज़िद चढ़ी थी। जो बात वो करना चाहता था वो तो वो भूल भाल गया था। उसने आयत को सोफे पर फेंका। आयत अचानक अपना पेट थाम गई। एक आह निकली मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। "बाबा को बताओगी? उससे पहले मैं तुम्हारी ज़ुबान ही काट दूंगा। ये टांगे काट दूंगा मैं।" "काट दें, काट दें, सुकून मिल जाएगा ना आपको। काश आपकी भी कोई बहन होती और उसके साथ भी ऐसा ही हो।" खींचकर मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से उसकी जुबान तालू से जा लगी थी। आयत सुन हुए कान और गाल से साकित रह गई, जबकि आरिस ने उसके बाल जकड़ लिए। "दोबारा बोलो, क्या बद्दुआ दे रही हो?" "आरिस, आपके बेटी हो।" उसका आंसू टूट कर आरिस के हाथ पर गिरा। वो चंद लम्हे उसको देखता रह गया। न जाने क्या हो गया था एकदम से उसके अल्फाज सुनकर। वो मुस्कुराकर उसके सामने आ बैठी, जबकि मुकाबिल ने बेजारी से उसको देखा, जिसे उसने महसूस कर लिया था
क्या हुआ? उसके चेहरे के जाविये देखकर वो पूछने लगी। चेहरे पर से मुस्कुराहट रफ्ता रफ्ता जाने लगी थी। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूँ नैन कि हमारी शादी नहीं हो सकती। वो कितने आराम से बोल गया था, जबकि नैन के चेहरे की सारी शादाबी खत्म हो गई। वो संजीदगी से उसको देखने लगी, आंखों में उदासी सी आ गई कि क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रहे हो? नैन ने उसका हाथ थामा। देखो, ये बात हकीकत है कि हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है यार, और मुझे अपनी मम्मा की ये बात समझ आ गई है, तो शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो लापरवाही से बोला। मगर हमारी मोहब्बत, जैसे कदमों में से दम सा निकल रहा था उसका रफ्ता रफ्ता। देखो, मोहब्बत, वो मुस्कुराया, तुम काबिले मोहब्बत हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहकर उठ गया। नैन उसको देखने लगी। चलता हूँ, उसने कहा और ग्लासेस लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जो अभी चंद दिन पहले ही उसने ली थी, जबकि नैन उसको जाता हुआ देख रही थी। अहमद के साथ गुजारा एक एक लम्हा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। बड़ों ने उनकी मंगनी कर दी थी, और अहमद ने कैसे वाजे किया था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, और उसकी इस मोहब्बत की वजह से तो वो उसके करीब होती चली गई थी कि दिल में कब उसका नाम गूंजने लगा पता ही नहीं चला। और आज वो कितने आराम से कह गया था कि शादी नहीं करेगा, सिर्फ स्टेटस की वजह से। उसने अपने आंसू साफ किए जो चाह कर भी नहीं रुक रहे थे। वो उठी और बैठक से सहन में आ गई। अहमद ने क्या बात की? उसकी माँ ने पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ नोट्स लेने के लिए आया था, वो वहीं रखे थे तो मैंने दे दिए, नैन ने कहा, फीका सा मुस्कुराई। अच्छी बात है बेटा, शादी से पहले इस तरह मिलना मिलाना कहाँ अच्छा लगता है। एक ही इज्जत तो है हमारे पास बेटा, उसको ही संभाल संभाल कर चलना है। उसके सर पर हाथ रखकर वो उसे कहकर चली गई, जबकि उसकी आंखें एक बार फिर गीली हुईं। वो वज़ू करके अपने कमरे में चली गई, जहाँ उसके बाकी बहनें भी थीं, मगर किसी की तवज्जो उस पर नहीं गई, क्योंकि नमाज तो वो सारी ही पढ़ती थी। उसका सेल फोन बज रहा था, जिसे उसने झुंझला कर उठाया था। नींद बर्बाद कर दी। आज ही ऑफिस में इतना काम किया था, पहला दिन जो था ऑफिस में, ऊपर से कबीर ने उसके घन चक्कर ही बना कर रख दिया था। सेल फोन चेक किया, सालार की कॉल थी तो उसने पिक कर ली। जी भैया, वो बोला। यार लॉन में आओ, उसने बस इतना कहा और फ़ोन बंद कर दिया। क्या मुसीबत है, जैन मर गया है जो मुझे उठाया है? वो बुड़बुड़ाता हुआ उठा, जबकि कोई नहीं जानता था कि जैन अपने कमरे में है कहाँ। वो लॉन में आया तो उसका मशहूर भाई, जो फिल्मों ड्रामों में काम करता था, दीवार पर चढ़ा बैठा था। आरिस को सब समझ आ गई कि ये अंदर आने के ड्रामे थे। यार हाथ दो, क्या मुंह देख रहे हो मेरा? सालार ने कहा तो आरिस ने आगे बढ़कर उसको हाथ दिया, जिसका सहारा लेकर वो घर में दाखिल हुआ। हमारे घर में दरवाज़ा भी है, आरिस ने उसको देखते हुए तंजन कहा, जिसमें कदम रखने का मतलब ये था कि तुम्हारा बाप मेरी बोटियां कर देता। सालार कपड़े झाड़ने लगा। तो आपको क्या ज़रूरत थी इस तरह आने की? क्या मुझे नहीं पता आपके पास फ्लैट भी है मोहतरम? आरिज ने आंखें घुमाई। देखो, बड़े भाई पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। सालार ने घूरा, तो बड़ा भाई मेरी मदद ना लेता? आरिज ने भी दू बदू जवाब दिया। सालार ने उसकी गर्दन पर घुमा के हाथ मारा और अंदर जाने लगा। आरिज भी गर्दन रगड़ता पीछे अंदर आया। वैसे एक बात पूछूं? वो सालार के पीछे किचन में आ गया, जो इधर उधर चीजें पलटता खाने को कुछ तलाश कर रहा था। पूछो। खाने को झूठा करते हुए वो बोला। ऐसा क्या था उस लड़की में जो आप इतना भड़क गए? आरिस की बात पर सालार ने उसकी जानिब देखा था। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, सालार ने कहा और फ्रीज़र खोला। आपने बाबा पर हाथ उठाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको आम बात है ये? आरिस ने जैसे उसे याद दिलाया। यही तो बात है, तभी तो यहाँ वापस आ गया हूँ, उसने ट्राइफल खाते हुए जवाब दिया। ज़रूरत ही क्या थी ऐसा करने की? आरिस ने शाने उचकाए। तुम मेरे बाप ना बनो, निकलो यहाँ से। मैंने तुमसे इतने सवाल कर लिए तो लग पता जाएगा तुम्हें। सालार ने उसको घूरा। कर ले, मैं कौन सा डरता हूँ, आरिस ने भी लापरवाही से कहा। अच्छा, तो फिर कब का वीज़ा लगा मेरे भाई का? एक आईब्राउ उचकाकर उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जबकि आरिस हवन्नक रह गया। ये उसने कहाँ सुन ली थी बात? वो तो उस वक्त घर से बाहर था जब वो ये बात करके अपने रूम से निकला था। आरिस की हैरान शक्ल देखकर सालार हंस दिया। तुम गलत हो मेरे भाई कि तुम्हें मैं या कबीर उसके कब्जे में जाने देंगे। उसका शाना थपथपाकर वो वहां से चला गया, जबकि आरिस ने मुठियां भींच ली। यकीनन ये बात आयत ने निकाली होगी, जो वो दूसरी शादी का जिक्र उसी से करके आया था। उसका सारा ध्यान आयत की जानिब चला गया। वो यूं ही भड़कता अपने कमरे में आ गया। नए सिरे से परेशानी लग गई थी कि कबीर ये बात जान गया है तो उसकी सारी कोशिश बेकार थी। उसने मुट्ठी हथेली पर मारी, नींद भग से उड़ गई थी। मन किया कि जाकर आयत का गला दबा दे। उसी वक्त
आरिस को उसके रूम में जाते देखकर उसने बाबा के कमरे की जानिब देखा। लाइट ऑफ थी, वक्त भी तो काफ़ी हो गया था। वो अपने पोर्शन में जाने लगा। सीढ़ियाँ चढ़कर वो बाउल में से यूं ही खाता ऊपर आ गया। अपने रूम की लाइट ऑन की तो ग्लास वॉल पर निगाह गई। वो बेख्तियार ही वहाँ ग्लास वॉल के नज़दीक आ गया और पर्दे हटा दिए। इधर उधर देखता रहा और इससे पहले कि वो पलटता कि निगाह वहाँ चली गई जहाँ वो देखना चाहता था। वो उसी बेंच पर बैठी थी। सालार पीछे पलटा, हाथ में बाउल पकड़े वो रूम से जल्दी से निकला। इर्द गिर्द देखता वो अदील के पोर्शन की जानिब आ गया। लाइट्स उस पोर्शन की ऑफ थी। ये शायद जानबूझकर की गई थी कि किसी की उस पर निगाह ना पड़े जो वो बाहर आई हुई थी। सालार बिना डरे उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसे भी बिल्कुल परवाह नहीं हुई कि रोशनी होती है या नहीं। मुकाबिल सटपटा आ गई। उसको अपने सामने देखकर वो अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। जिमल को सबसे पहले अपने बालों की फिक्र हुई। उसने जल्दी से दुपट्टे से खुद को ढांपा और वहाँ से जाने लगी। सालार ने वो बाउल बेंच पर रखा और हाथ झाड़कर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाल दिए। कैसे हुई है तुम्हारी शादी इससे? उसने सवाल किया। लहजा संजीदा था। जिमल ने उसको एक निगाह देखा और फिर अपना चेहरा छुपा लिया। उसके चेहरे पर अदील की मार पिटाई के कई निशान थे, तभी उसने चेहरा छुपा लिया था, जबकि सालार की नज़र वाकई उन निशानों पर नहीं गई थी अभी तक। अंधेरे में उसे वो निशान नज़र ही नहीं आए थे। उसका सवाल जिमल को बेमायनी लगा, तभी वो फिर वहाँ से जाने लगी। रुक जाओ, उसने दोबारा उसे टोका था। जिमल के कदम रुक गए थे। चले जाएं आप यहाँ से, मैडम मुझे मार डालेंगी, वो मारेंगी मुझे फिर आपकी वजह से। वो चेहरा मोड़े बोली। सालार ने एक कदम उसकी तरफ उठाया। कौन मैडम? वह हैरानगी से पूछने लगा। जिमल ने जवाब नहीं दिया। अफशीन चाची? वो शुशदर रह गया था मगर पूछ बैठा। जिमल ने ज़रा सा रुख मोड़कर उसको देखा और फिर जाने लगी। शट अप, रुक जाओ वहीं, वो एकदम चीखा। प्लीज़ आवाज़ मत निकालें, वो मुझे मारेंगे। कौन मारेगा तुम्हें? सालार ने चिढ़कर उसकी नकल उतारते हुए कहा। अदील, जिमल ने जवाब दिया। हाँ, बड़ा मुअद्दब और बाइज्जत है ना, जिसका जिक्र इस तरह से कर रही हो तुम। सालार को उलझन हुई। जिमल फिर जाने लगी थी। सालार ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। ये बेख्तियारी अमल था जो उससे हुआ था। जिमल की आंखें हैरानगी से जहां फैली वहीं सालार ने उसका हाथ छोड़ा। तो तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी थी? वो पूछने लगा जैसे उसे फर्क ही ना पड़ा हो इस हरकत से। बराए मेहरबानी यहाँ दोबारा मत आइएगा, जिमल ने कहा और वो बिना रुके वहां से चली गई। सालार जबकि उसके गोरे पांव जिस तरह से घास पर जा रहे थे उन्हें तवज्जो से देख रहा था। कुछ देर वो वहाँ खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा। अदील के लिए वहाँ एक झूला भी लगा था। अफशीन ने हर चीज़ मुहैया की थी। सालार उस झूले के नज़दीक गया और उसके हैंडल से निकाल कर उसकी सीट अपने हाथ में लेकर उसने वो सीट दरख्त के पीछे छुपा दी। दरवाजे की ओर से जिमल ये सारे नज़ारे देख रही थी कि वो जानबूझकर क्या क्या हरकतें कर रहा है। वो अपने काम से मुतमईन होकर गुनगुनाता हुआ अपना बाउल उठाकर एक नज़र उस बंद कमरे को देखकर वहाँ से वापस आ गया। अलबत्ता अफशीन चाची पर उसे गुस्सा भी खूब आया कि वो अपने पागल बेटे के लिए किसी लड़की को कैसे मारपीट कर सकती हैं। अपने रूम में आकर वो शावर लेने चला गया कि ग्लास वॉल पर निगाह गई। अंधेरे में वो हवेली उस तरफ तेज़ी से बढ़ा था जहाँ वो सीटिंग छुपा कर आया था और वो जल्दी से सीटिंग निकाल कर दोबारा से झूले में उसने जोड़ने की कोशिश की और काफ़ी तगदो के बाद वो सीटिंग उससे लग ही गई। सालार हैरानगी से ये सब देख रहा था। सीट लगाने के बाद वो अंदर चली गई। सालार के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले, डरपोक। सुबह नाश्ते की टेबल पर 2 दिन से खामोशी ही थी। कबीर, आरिज, मुर्तज़ा, यहाँ तक के सारे भाई और परीशे अमल सब लोग नाश्ता कर रहे थे। आयत और सालार अलबत्ता नहीं थे। मम्मा, मैंने आपसे कुछ कहा था, कबीर ने अचानक ही बीच में बात डाली। ओह हाँ मदीहा, मैंने तुम्हें कुछ कहा था। तुम अमन की तरफ चली जाओ शगुन का सामान लेकर। कबीर और आरिस की शादी का इरादा हो रहा है मेरा। आयत की रुखसती, मुर्तज़ा तफसीली बोले। मदीहा के दिल को जैसे सुकून सा मिला कि बिलाखिर उनके दिल में आयत का ख्याल खुद ही आ गया, जबकि वो तो कब से बहाने तलाश कर रही थी कि कैसे उनसे बात करे। आरिस का निवाला वहीं रुक गया, जबकि कबीर ने सब्र से माँ की तरफ देखा। बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, कबीर ने। आरिस ने सहूलत से कहा। भागने का प्लान बना रहे हो? मुर्तज़ा सख्त नज़रों से उसको देखने लगे। आरिस ने कांटा रखा और उनकी तरफ देखने लगा। मैं आयत से ना ही निकाह करना चाहता था और ना ही रुखसती करके उसे अपने सर पर बिठाना चाहता हूँ, वो बिना लिहाज के बोला। बद लिहाज?
मुर्तज़ा तो जैसे सालार की बात पर भरे बैठे थे, एकदम अपनी जगह से उठे। कबीर ने उनको आरिस तक पहुंचने से रोका। समझ क्या रहे हैं ये दोनों खुद को? वो एकदम से धाड़े और ये धाड़ी किसी की नींद में खलल डाल गई और उसे अंदाज़ा हो गया कि उसका वक्त आ गया है। आरिस चुपचाप बैठा रहा। बाबा प्लीज़ आराम से बैठे, परसों भी आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इससे इस मौजू पर मैं खुद बात कर लूँगा। कबीर ने उन्हें मज़ीद इश्तियाल में आने से रोका। वो बदबख्त न जाने कहाँ मरा हुआ है, 2 दिन से घर नहीं आया। और एक ये है, दोनों ने मिलकर नाक में दम किया हुआ है मेरा। कह दो इसको, जो मैंने कह दिया है ना वही होगा। वो उंगली उठाकर बोले। दूसरी तरफ खामोश बैठे जैन की निगाह सालार पर गई, जो कि इशारों इशारों में पूछ रहा था कि मामला क्या है। सालार को देखकर जैन के लब्बों पर मुस्कुराहट आ गई। इन कुछ दिनों में भी वीक हो गया था और कॉलेज से मुसलसल बंक करता रहा था। जैन के सर झुकाने पर सालार हिम्मत करता नीचे आया और सीढ़ियों से उस शहजादे को उतरते देखा सबने तो सर थाम लिए कि अब जरूर कोई नया ड्रामा होगा। कबीर ने उसको घूरा क्योंकि मुर्तज़ा की निगाह भी उस पर नहीं गई थी और आंखों आंखों में उसे वहां से वापस जाने का इशारा किया, जिसको सालार ने मानना ही कब था। वो सुकून से आया। अस्सलामुअलैकुम बाबा, उसने तमीज़ से सलाम किया। मुर्तज़ा ने उसकी जानिब देखा और मारे गुस्से से अपना जूता निकाल कर खींच कर उसको मारा, जिसको ढीठ इंसान ने लपक कर कैच कर लिया और दांत निकालने लगा। ये क्यों आया है इस घर में? वो कबीर की जानिब देखकर गुस्से से बोले। मैं बताता हूँ, कबीर से क्यों पूछ रहे हैं? वो उनके नज़दीक आया और अचानक उनके गले में बाजू डाल लिए। मुर्तज़ा ने गुस्से से उसको झटका। अच्छा ना सॉरी, आपको पता है ना गुस्से में हम चारों आप पर ही गए हैं। वो बोला और उनको जकड़ कर पीछे से पकड़े रखा, कहीं उनके हाथ ना छूट जाएं। उनके हाथ उसका मुंह सुझा देते वरना। जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए। वो बचपन से ऐसा ही था और उन्हें ऐसे ही मनाता था। हाँ, तुम मेरे ही मुंह को आओगे, मुझ पर ही हाथ उठाओगे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। नहीं नहीं, लो ऐसा हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ही कभी कभी, वो हंसते हुए बोला, जबकि उन्होंने खुद को छुड़वा ही लिया था। सालार जल्दी से कबीर के पास पहुंच गया। यार कुछ कर मेरे भाई, वो बोला तो कबीर ने बाप को पकड़कर चेयर पर बिठाया। सामने आओ, उन्होंने सख्ती से सालार को देखा। तुम सबके कहने से पहले ही बता देता हूँ कि मुझसे गलती हुई और मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, उसने कहा, जबकि शक्ल से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन भाई आपकी शक्ल तो नहीं बता रही, आरिज ने बीच में लुकमा दिया। खोते चुप कर, सालार घुर्राया था। बिल्कुल सही कह रहा है वो, मुर्तज़ा भड़के। आरिज ने हंसी दबाई। यार बाबा सॉरी ना, आप कहें तो सज़ा के तौर पर आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, बताएं? वो पूछने लगा। जानता था कि मुर्तज़ा की अव्वलीन ख्वाहिश थी कि उसके सारे बेटे कारोबार संभालें। हाँ, वो फौरन बोले। बड़े तेज़ हैं आप। सालार ने मुंह मोड़ लिया, जबकि मुर्तज़ा ने उसकी पीठ पर मुक्का जड़ा। और वहीं सालार के ड्रामे शुरू हो गए। मुर्तज़ा खुद भी मुस्कुरा दिए। उन्हें वो चारों ही अजीज थे। उनके मुस्कुराते ही माहौल की कसाफत जाती रही। कबीर और आरिज ऑफिस के लिए उठ गए। मम्मा मैं लंच टाइम पर घर आऊँगा, कबीर उनको कहकर चला गया, जबकि बाकी सब भी रफ्ता रफ्ता उठकर जाने लगे। तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊं? सालार को देखकर मदीहा ने पूछा। ओ नो मम्मा, मुझे सोना है, आपके शोहर की वजह से उठा था बस, वो अंगड़ाई लेता बोला, जबकि मदीहा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो सुधर ही नहीं सकता था कभी। जैन कॉलेज 5 दिन बाद लौटा था। सबसे मिलकर वो कॉरिडोर में हरम का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले गया। हरम की अलबत्ता चीख निकल गई थी उसकी इस हरकत पर। जहां उसने पिछले 5 दिन गुजारे थे, उन्होंने ही उसे इतनी जुर्रत दी थी। कैसी हो शम्स? उसके बालों की चोटियों में से निकलती लटों को उसने नरमी से पकड़ा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, हरम डरते हुए बोली। तो लगा दो, वो मुस्कुराया और बेताबी से उसका चेहरा देखने लगा, जबकि हरम उससे दूर सरकने लगी। यार डरती क्यों हो इतना तुम? जैन हंसा था। दूर रहो मुझसे, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, हरम बोली तो जैन ने सर झटका। किसको लगाओगी? वो एक कदम दूर होता ऊपर से नीचे उसको देखते हुए बोला था। हरम को उसकी निगाहों में पहली सी नरमी दिखाई नहीं दी थी, बल्कि उस वक्त उसके देखने के अंदाज में अजीब सी हवस पोशीदा थी। तभी वो काम से उठी। जैन दोबारा उसके नज़दीक हुआ, यहाँ तक के नज़दीक तक। हरम रोने लगी। क्या हुआ बेबी, जस्ट रिलैक्स, उसने उसके गाल पर हाथ फेरा था। जैन छोड़ो मुझे। अपनी कमर में उसका बाजू रेंगता महसूस करके हरम चिल्लाई और उसके चिल्लाने पर जैन ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। इधर उधर देखा, पीछे एहतशाम खड़ा था और यह नज़ारा देख रहा था, और हरम ने उधर ही फ़ायदा उठाया और भाग गई। एहतशाम उसके नज़दीक आया। माल ज़बरदस्त है, वो बोला।
وہ کوئی مال نہیں ہے، پسند ہے مجھے وہ، زین نے لاپرواہی سے کہا۔ میرے بھائی، اپنی پسند کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا۔ احتشام ہنسا تو زین بھی ہنس دیا۔ چل کہیں پکڑتے ہیں اس کو، اس نے کہا۔ نہیں، زین نے نفی کی۔ چلنا یار، پہلا حق تو تیرا ہی ہے اس پر۔ احتشام نے اس کو بہلایا پھسلایا، جس پر زین نے حامی بھر دی، یہ بھول کر کہ وہ اس کی پسند تھی، محبت کرتا تھا وہ اس سے، اور دونوں نے آج رات ہونے والی قوالی میں اس لڑکی کو پکڑنے کا پلان بنا لیا۔ مگر احتشام نے اس کو روکا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، جس پر زین بھی متفق ہوا تھا۔